कर्मवीर और उड़ने वाला घोड़ा, ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक बार किलंजपुर का राजा धर्मवीर अखेट खेलने के लिए वन में गया था। वहाँ एक सफ़ेद बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया। क्रोधित बाघ ने अपने नुकीले दांत धर्मवीर की गर्दन में गड़ा दिए और धर्मवीर का दर्द से सह न सका और बेहोश हो गया। तब सुबोध नगर के राजा रूपवर्मा धर्मवीर को बाघ के पंजों से छुड़ाकर अपने राज्य ले आए। वहाँ पहुंचकर 5 दिन पश्चात धर्मवीर को हंसाया। राजा धर्मवर्मा रूपवर्मा, आपने बाघ से हमारी जान बचाई, आज हम आपके मित्र हुए। राजा धर्मवीर अपने आप को मित्र बनाकर खुश होते हैं और यह संभव वह स्वस्थ होने पर धर्मवीर अपने राज्य में लौट गया और एक बार रूपवर्मा अपने परिवार सहित जलपुर रहने आया। राजा धर्मवीर, हमारी महारानी की इच्छा है कि हमारी बेटी सुवर्णा का विवाह आपके बेटे कर्मवीर से कर दिया जाए। राजा रूपवर्मा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, उल्टा इस संबंध में मुझे प्रशंसा होगी। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर युवराज कर्मवीर की वह अल्प आयु राजकुमारी सुवर्णा का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब रूपवर्मा अपने राज्य वापस लौटता तो धर्मगुरु चंडीदास ने इस विवाह के बारे में बताया। राजन, इस विवाह में संकट का बादल मंडरा रहे हैं। राजकुमारी सुवर्णा और राजकुमार कर्मवीर का मिलन असंभव है। यह क्या कह रहे हैं धर्मगुरु? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन, दोनों की भलाई है। 15 वर्ष के लिए धर्मवीर के संबंध तोड़ना होगा। ऐसा करने से सुवर्णा और कर्मवीर का मिलन हो सकेगा, न था नहीं। ठीक है धर्मगुरु, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। इधर किलंजपुर राज्य में एक विचित्र प्रकार की महामारी फैल गई। राजा धर्मवीर ने जड़ी बूटियां लाने के लिए अपने दूत को सुबोध नगर के राजा रूप के पास भेजा। रूपवर्मा ने दूत के हाथ में धर्मवीर का पत्र पढ़ा। राजा धर्मवीर, माना हम तुम्हारे मित्र हैं, लेकिन इस नाते आपको यह कैसे सोच लिया कि आपके खानदानी वृक्ष की जड़ बूटी तोड़कर हम आपको दे देंगे? दोस्ती अपनी जगह है और जड़ी बूटी अपनी जगह है। मित्र रूपवर्मा। पत्र पढ़कर धर्मवीर अपमान की ज्वाला में जल उठा। ओह, हमारा इतना अपमान! अब हम अपनी रूपवर्मा को अपनी किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखेंगे। वह अपने आप को समझता क्या है? इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए और तब रूपवर्मा बंजारे का रूप धरकर धर्मवीर के दरबार में आ गया। महाराज, थाल में रखी वस्तुएं को वन का ही जवाब राजा रूपवर्मा ने मंगवाया है। हमें यह थाल में रखी हुई वस्तुओं से कोई मतलब समझ में नहीं आया। तब भला इस दूत को क्या जवाब दें? तब युवराज धर्मवीर ने बंजारे के उन प्रश्नों का उत्तर तत्काल दिया। तत्पश्चात राजा रूपवर्मा, अब बंजारे का वेश त्याग दीजिए, हम आपको पहचान गए हैं। क्या बंजारे के रूप में स्वयं राजा रूपवर्मा हैं? तब राजा धर्मवीर सिंहासन से उतरा, रूपवर्मा के पास बोला, क्या धर्मवीर सच कह रहा है? हाँ राजन, मैं रूपवर्मा हूँ। राजा रूपवर्मा, आप हमें बताइए, इस 15 वर्षों तक आपने दूत को बिना जड़ी बूटी लिए खाली हाथ क्यों लौटा दिया? वह 15 वर्ष पश्चात आप टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने पुनः क्यों आए? राजा धर्मवीर, आज विस्तारपूर्वक आपको सब कुछ बताता हूँ। सारी बात जानकर आप मुझे आशा है कि आपका क्रोध दूर हो जाएगा। इस विस्तार से पढ़ने के लिए दोस्त बने दुश्मन में पड़े, और आप आगे पढ़े। तब राजा रूपवर्मा ने राजा धर्मवीर से कहा, राजन, मैं चाहता हूँ अपनी
अपने पारिवारिक बातें भरे दरबार में न करें। राजा रूपवर्मा के कहने पर कायस्थ समझ गया हूँ। आइए हम आपको इस बारे में एकांत में वार्तालाप करते हैं। कुछ देर बाद राजा रूपवर्मा एक गुप्त कक्ष में राजा धर्मवीर के सामने बैठे बता रहे था। राजा धर्मवीर जी, 15 वर्ष पहले जब हम राजकुमारी स्वर्णा का विवाह युवराज करमवीर के साथ करके वापस सुबोध नगर वापस लौटे तो हमें धर्मगुरु चंडीदास ने बताया कि यह विवाह अभी सफल नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो स्वामी जी? क्या कह रहे थे स्वामी जी? राजन, हमारे धर्मगुरु जी कुछ भी बात बताते हैं वह अवश्य सत्य होती है। उन्हीं के कहने पर 15 वर्ष के लिए आपसे संपर्क तोड़ दिया था, किंतु नाराज करने के लिए मैंने आपको के दूत को जड़ी बूटी नहीं दी। वह रूपवर्मा ने विस्तार से राजा धर्मवीर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर, ओह स्वामी जी, आपकी बातें सुन रूपवर्मा जी, आपकी बातें सुनकर तो हमें महसूस होता है जैसे हम गलती पर थे। आपके समझने में हमें भूल कर दी। आपने तो हमारी युवराज करमवीर की भलाई के लिए ही यह सब किया। राजन, अब मुझे स्वर्णा बेटी के बारे में आदेश दें। उनके लिए क्या सोचा है? राजन, हम मानते हैं क्रोध में आकर मैं युवराज का राजकुमारी चंद्रिका का विवाह कर हम युवराज और राजकुमारी चंद्रिका का विवाह कर चुके हैं, लेकिन करमवीर चंद्रिका से पहले राजकुमारी स्वर्णा का हक है। राजकुमारी स्वर्णा हमारी कुलवधू है। हम सिर दिए उसे विदा कर लाने के लिए युवराज करमवीर को सुबोधनगर राजनगर भेजेंगे। राजन, आपके इस उत्तर से हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। तब धर्मवीर ने रूपवर्मा से कहा, मित्र रूपवर्मा, किस्मत के फेर के कारण हम दोनों बहुत समय तक दूर रहे। आओ हमारे गले लग जाओ। तब रूपवर्मा उठकर राजा धर्मवीर के गले लगा और दोनों की आंखों के सामने आंसू बह निकले। और राजा रूपवर्मा अब दो दिल एक फिर रुकने के पश्चात वह वापस लौटा। 2 दिन वहाँ रुकने के बाद वापस लौटा। धर्मवीर जी, युवराज करमवीर को जल्दी ही सुबोधनगर भेजना। हम बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा करेंगे। आप फिक्र न करें रूपवर्मा जी, हम सिर देर शुभ मुहूर्त में राजकुमार करमवीर को सुबोधनगर भेजेंगे। और आश्वासन पाकर रूपवर्मा सुबोधनगर चल दिया। उधर सुबोधनगर में, महाराज आप आ गए, कहिए किंजलपुर में क्या शुभ समाचार लाए? महारानी जी, कनक राजा धर्मवीर को हमने विस्तार से सारी बातें बता दी। वे हमारी बातें जानकर उनका क्रोध समाप्त हो गया। अब वे सिर दी राजकुमार करमवीर को बेटी स्वर्णा को विदा करने के लिए सुबोधनगर आएंगे। यह सुनकर राजकुमारी शर्मा कर वहाँ से चली गई। उसी शाम को रानी कनक ने राजकुमारी स्वर्णा से कहा, स्वर्णा बेटी, सबसे पहले युवराज करमवीर तुमसे विदा कराने वहाँ आए तो कल सुबह प्रीत बन जाकर गौरी माँ के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कराना। अच्छा माँ। दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रिका युवराज करमवीर से कह रही थी, तो राजकुमार आप मेरे सीने पर सोत लाकर बिठाएंगे। चंडिका, स्वर्णा के बारे में ऐसा न कहो। तुमसे पहले मुझ पर उसका हक है। यदि ऐसी बात है तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया? चंद्रिका, यह सब भाग्य का चक्कर है। न राजा स्वर्णा पिताजी का गलतफहमी पैदा होती, न तुम्हारा विवाह होता। जब कि हमारा विवाह हो चुका है और राजकुमारी स्वर्णा भी यहाँ आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ तुम स्वर्णा की बहन बनकर रहो, ताकि दोनों के झगड़े हमारी मानसिक शांति भंग न हो सके। हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात मानोगी। यह सुनकर राजकुमार करमवीर, तुम लाख समझा लो, पर मैं स्वर्णा को कभी सहन नहीं कर सकूंगी। तुम्हारी मुझसे इस प्रकार आशा रखना व्यर्थ है। और दूसरी ओर दूसरे दिन प्रातः
अपनी सखियों के साथ राजकुमारी सोना रथ में बैठकर प्रीतवन की ओर चल दी। जैसे ही उसका रथ प्रीतवन में पहुंचा, ओ इतनी सुंदर राजकुमारी, इसे तो हमारी पत्नी होना चाहिए था। इसे आगे बढ़कर इसे मालूम करना चाहिए यह किस देश की राजकुमारी है। यह सोचकर घोड़े पर बैठा सोना के रथ के सामने जाकर पहुंचा और सामने देखकर सोना भटक उठी। आप कौन है? यह अपर्ता, हट जाइए रथ के आगे से। हो, इतना गुस्सा ठीक नहीं। इससे पहले कि हम अपना परिचय दें, मैं पास ही के राज्य बाबलपुर का राजा बबूल सिंह हूँ। आप कृपा करके अपना परिचय मुझे दें ताकि आपका परिचय पाकर आपके रथ के आगे से हटने की दुष्टा कर सकूं। तो सुनो, हम सुबोध नगर की राजकुमारी सोना है, हट जाओ हमारे रास्ते से। न चाहते हुए भी बबूल सिंह ने अपना घोड़ा रथ के आगे से हटा लिया और सोना को रथ आगे बढ़ा दिया। राजकुमारी सोना, इस समय तो तुम जाओ, लेकिन सिर दी, हम तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे पिताजी के पास सुबोध नगर आएंगे। तुम्हें हर हालत में अपनी पत्नी बनाना होगा। दूसरी ओर गौरी माँ के मंदिर में सोना पहुंची, पूजा अर्चना की। गौरी माँ, मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने का वर मेरे पति को दीर्घायु करना। और अर्चना पूरी करने बाद सोना सखियों के साथ सुबोध नगर वापस लौट आई। एक दिन करमवीर को अपने पास बुलाकर राजा करमवीर ने कहा, युवराज करमवीर, राजपंडित के अनुसार आने वाले पूरा सप्ताह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। इसलिए हम चाहते हैं कि कल ही तुम सुबोध नगर चले जाओ, वहाँ राजकुमारी सोना को विदा कर लाओ। जी, जो आज्ञा पिताजी। दूसरे दिन प्रातः करमवीर ने राजकुमारी चंद्रिका से कहा, चंद्रिका, मैं राजकुमारी सोना को लेने सुबोध नगर जा रहा हूँ। ओह, किसी न किसी प्रकार सुबोध नगर जाने से रोकना चाहिए। और यह सोचकर आप जरूर जाइए, पर आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन इस समय मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे में जाना ठीक नहीं है। वर्षा रुके तो चले जाना। ठीक है चंद्रिका, तुम्हारे कहने पर वर्षा रुकने पर जाता हूँ। वर्षा 3 दिन तक लगातार होती रही। 3 दिन पश्चात वर्षा रुकी। चंद्रिका, वर्षा अब रुक गई है, मुझे सुबोध नगर जाना चाहिए। स्वामी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्वस्थ हो जाऊं तो चले जाना। चंद्रिका के कहने पर करमवीर फिर रुक गया। इस तरह बहाने बनाकर चंद्रिका करमवीर को बार बार जाने से रोकती रही। धीरे धीरे करमवीर उसकी चतुराई समझ गया। इस प्रकार चंद्रिका मुझे सुबोध नगर जाने देगी। जब मैं रात को चंद्रिका सो जाएगी तो चुपचाप महल से निकल जाऊंगा, किसी को कान मेरे जाने की भनक नहीं लगेगी। और उस रात सो गई तो करमवीर वहाँ से 5 दबे पाँव शयनकक्ष से उठा। चंद्रिका, अब तुम सुबह उठोगी तो मेरी अनुपस्थिति का पता चलेगा, तब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। और वह अपने कक्ष से निकल गया। महल से बाहर आकर करमवीर घोड़े पर बैठा और सुबोध नगर की ओर चल दिया। दूसरी ओर रात्रि के समय चंद्रिका की आंख खुली। युवराज कहाँ गए चले गए? और शयनकक्ष की चादर उठाकर देखी। ओह, सिराने पर युवराज की तलवार भी गायब है। इसका मतलब युवराज मुझे झांसा देकर रात्रि में सुबोध नगर की ओर चले गए हैं। चंद्रिका के पास एक चतुर तोता मिट्ठू था। वह आदमी की बोली बोलता था। चंद्रिका ने ठीक उसे पिंजरे के पास गई और पिंजरा खोलकर, मिट्ठू जा, जैसे भी हो युवराज को बुला ला। जी अच्छा राजकुमारी जी, कहकर तोता फुर से आकाश में उड़ गया। जब करमवीर काफ़ी आगे जा चुका था, लेकिन हवा में उड़ता हुआ करमवीर के पास पहुंचा। मिट्ठू, तुम? युवराज, आप बहुत निर्दयी हैं। इस प्रकार राजकुमारी चंद्रिका को सोती छोड़कर चले आए। उसे राजकुमारी चंद्रिका इतनी दुखी हुई कि तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। चलिए इसी समय राजमहल वापस लौट चलिए। चंद्रिका की मौत खबर पाकर करमवीर चौंका। लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। चंद्रिका
इस प्रकार अचानक कैसे मर सकती है। यह सोचकर तो उसने तोते से कहा, मिट्ठू, मैंने हमेशा तुमसे सच बोलने देखा है, आज तुम झूठ बोल रहा है, लेकिन कह कह सच कह रहा है तो कसम उठा। यह सुनकर तोते की गर्दन झुका ली। यह देखकर, मिट्ठू, मैं जानता था चंद्रिका के कहने पर तू मुझसे झूठ बोला है। जाकर उससे कहना कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सुबोधनगर जरूर जाऊँगा। अच्छा युवराज। और मिट्ठू तोता समझ गया कि करमवीर उसे मानने वाला नहीं, इसलिए वह वापस उड़ चला। करमवीर ने भी घोड़े को सुबोधनगर की ओर दौड़ा दिया। उधर मिट्ठू चंद्रिका के पास पहुंच गया और उससे कहा, राजकुमार जी, मैंने राजकुमार को लाख समझाने पर वापस नहीं आया। मुझे डांटकर सुबोधनगर की ओर चले गई। ओह! चंद्रिका उदास हो उठी। उसने अगले पल हीरे की अंगूठी निकाली। मैं इस हीरे की अंगूठी को चाट कर जान दे दूंगी, सोच को सहन नहीं करूंगी। यह सोचकर उसने मुंह खोला। अरे, यह तुम क्या कर रही हो राजकुमारी? अगले ही पल चंद्रिका शयनकक्ष पर मृत पड़ी। हीरे ने अपना असर दिखा दिया। उसे मृत देखकर, ओ राजकुमारी, चंद्रिका ने तो हीरा चाट कर जान दे दी। मुझे इसे समय राजा धर्मवीर को सूचना देना चाहिए। तोता उसी समय धर्मवीर के कक्ष में पहुंचा। किसी प्रकार उसने उसे जगाया। मिट्ठू, तुम इस समय, क्या बात है? महाराज, गड़बड़ हो गया। राजकुमारी चंद्रिका ने हीरा चाट कर आत्महत्या कर ली। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन क्यों? राजकुमारी चंद्रिका ने आत्महत्या क्यों की? उसे क्या कष्ट था? महाराज, राजकुमारी चंद्रिका नहीं चाहती थी राजकुमारी स्वर्ण राजकुमार करमवीर की पत्नी बनकर किशनपुर में आए। उसे सोता छोड़कर राजकुमार करमवीर सुबोधनगर चला गया तो राजकुमारी चंद्रिका ने उसे अपना अपमान समझा, इसलिए उन्होंने हीरा चाट कर आत्महत्या कर ली। ओह! लेकिन चलिए महाराज, चलकर राजकुमारी चंद्रिका का अंतिम संस्कार करवाइए। सुबह होते ही राजकुमारी चंद्रिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरी ओर करमवीर सुबोधनगर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। साय होते होते सुबोधनगर पहुंच जाऊंगा। और इधर बावलपुर का राजा बबूल सिंह राजा रूपवर्मा के पास पहुंचा। राजा रूपवर्मा, हम आप से कुछ मांगने आए हैं, आशा करते हैं आप हमें निराश नहीं करेंगे। कहिए बबूल सिंह, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि मैं आपकी मांग पूरा करने योग्य हुआ तो अवश्य आपको निराश नहीं करूँगा। तो सुनिए, हम आपकी बेटी सोना का हाथ मांगने आए हैं। हम सोना की से विवाह करना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं बबूल सिंह? शायद आपको मालूम नहीं कि राजकुमारी सोना का विवाह बचपन में ही किंजलपुर के राजकुमार करमवीर से हो चुका है। हाँ, बचपन के विवाह भला विवाह माना जा सकता है राजन? आप इस रूढ़ रिवाज को छोड़िए, सोना का विवाह हमसे कर दीजिए। हमें अपनी पत्नी सोना को दूसरा नहीं, हमसे अच्छा पति सोना को दूसरा नहीं मिलेगा। बबूल सिंह जी, होश में आइए। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूपवर्मा के तेवर देखकर बबूल सिंह चौंका। इस समय मेरा यहाँ से चले जाना ठीक रहेगा? इस प्रकार नहीं बनेगी। किसी न किसी प्रकार राजकुमारी सोना को महल से उठाऊंगा और मजबूर होकर सोना मुझसे विवाह करना ही होगा। यह सोचकर, ठीक है राजन, इस समय तो मैं चला जाऊंगा, पर आपको एक न एक दिन सोना का विवाह मुझसे करना ही होगा। वह दिन कभी नहीं आएगा बबूल जी। और यह ताव खाकर बबूल सिंह वहाँ से चला गया। सुबोधनगर राज्य की सीमा पर बबूल सिंह करमवीर का आमना सामना हुआ। तब बबूल सिंह ने करमवीर से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं किंजलपुर के युवराज करमवीर हूँ और सुबोधनगर राजकुमारी सोना का पति हूँ। आज राजकुमारी को विदा करा कर ले जाने आया हूँ, सुबोधनगर जा रहा हूँ। यह सुनकर बबूल सिंह चौंका। ओह, यही है सोना का पति। इसके कारण राजा सोना
रूप सरंग मुझे अपमानित करके अपने महल से निकाल दिया। उसने कर्मवीर से कहा, युवराज तुम सुबोध नगर में जाकर क्या करोगे? मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी सुनना को कोढ़ हो गया है, कोढ़ की उस सूरत में वह कुरूप हो गई है। तुम यदि वापस लौट जाओ। भाई अब यह न जाने कितनी बाधाओं मुझे रोका है, पर मैं किसी के रोके से नहीं रुका। सोना कैसे भी हो मेरी पत्नी है, उसे सुख दुख के साथ निभाना मेरा फर्ज है, कहकर करमवीर आगे बढ़ गया। उसे जाते देख करमवीर, कुछ भी हो जाए मैं तू सोना से विदा करा के अपने राज्य में नहीं ले जा सकता। मैं सिर दी उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगा। यह सोचकर बबूल सिंह तेजी से अपने राज्य की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर करमवीर सुबोध नगर में पहुंचा। आओ युवराज आओ, सुबोध नगर में आपका स्वागत है, और रूपनुमा आदर सहित राजमहल में ले आया। सोना का परिचय करवाया। राजकुमार, यह मेरी बेटी सोना, तुम्हारी पत्नी। ओह, 15 वर्ष के अंदर अंदर सोना एक रूपवती युवती बन गई। सोना भी करमवीर को देखते ही रह गई। कैसा बाका सजीला युवराज करमवीर, मेरे धन्य भाग्य मुझे ऐसा पति मिला। उधर बाबुलपुर में जाकर राजा बबुल सिंह अपने सबसे चतुर 4 गुप्तचरों को बुलाया। हमें सुबोध नगर की राजकुमारी सोना का अपहरण करना है। इस कार्य में तुम चारों का सहयोग चाहिए। आज्ञा कीजिए महाराज, हमें क्या करना है? कल रात्रि को जब सुबोध नगर के सभी लोग सो जाएं, तुम्हें राजमहल में सोना को उठा कर लाना है, और सुबोध नगर की सीमा पर खड़े हम चारों वह राजकुमारी सोना की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है महाराज। और उधर करमवीर के आगमन पर सुबोध नगर दुल्हन की तरह सजा दिया और उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार नाचते गाते खुशियाँ मनाते वह दिन बीता। रात्रि होते ही राजा बबूल सिंह अपने गुप्तरों के साथ सुबोध नगर की सीमा में आ धमका, और अर्धरात्रि होने पर गुप्तरों को आदेश दिया, ये लो पत्र। इस पत्र को तुम्हें सोना के शयन कक्ष में छोड़कर आना है, और तुम राजमहल की ओर चले जाओ। हम यहीं तुम लोगों की प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा महाराज। पत्र लेकर गुप्तचर बबूल सिंह को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। चारों गुप्तचर छुपते छुपाते महल के द्वार पर पहुंचे। मुख्य द्वार पर पहरेदार हैं, इसलिए अलसाए बैठे हैं। जल्दी ही बेहोशी की दीवार छिड़क देनी चाहिए। हाँ, बेहोशी की दीवार छिड़कने से अच्छा मौका है। और एक गुप्तचर ने बेहोशी की दवा लेने वाली हवा तब एक गुप्तचर ने सब तरफ बेहोशी लाने वाली दवा छिड़की। जल्दी ही पहरेदार बेहोश होकर लुढ़क गए। चारों गुप्तचर महल में घुस गए। बेहोशी की दवा वातावरण में फैल गई। इस परिणाम स्वरूप महल के सारे निवासी बेहोश होकर गहरी नींद सो गए थे। चारों गुप्तचर निर्विघ्न राजमहल में आगे बढ़ते गए। खोज करते करते राजकुमार सोना के कमरे में जा पहुँचे। यही है हमारा शिकार, इसी का अपहरण करके हमें महाराज के पास ले जाना। तो जल्दी आगे बढ़ो, देर किस बात की। फिर एक गुप्तचर ने बबूल सिंह के पत्र सोना के कक्ष पर रख दिया, और आगे बढ़कर गुप्तचर बेहोश सोना को उठा लिया और कंधे पर लाद लिया, और वे चारों वहाँ से बाहर की ओर चल पड़े। वे चारों राजमहल से बाहर निकले। आशा नहीं थी कि इस कार्य में हमें इतनी जल्दी सफलता मिलेगी। सफलता कैसे नहीं मिलती? आखिर आज तक हम चारों किसी कार्य में भी हाथ डाला हो, वह सफलता हमारे कदमों चूमा है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए वे तीनों आगे बढ़े जा रहे थे। ओ, यह कैसी आवाज़! लगता है कोई विशाल पक्षी उड़कर इधर आ रहा है। उसका अंदाज़ा सही निकला। अगले ही पल एक विशाल पक्षी शोर मचाता हुआ ऊपर से उड़ा जा रहा था। चूं चूं चूं, इतना विशाल पक्षी! ओह, मैंने आज तक इतना विशाल पक्षी नहीं देखा। तभी पक्षी झपटा मारा और ओह, बेहोश सोना की पीठ पर पंजे दबाए और आकाश में उड़ चला।
यह देख, यह क्या अर्थ हुआ? अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे? पक्षी शोणा को जीवित नहीं छोड़ेगा। बेचारी शोणा आसमान से गिरेगी और खजूर पर अटकेगी। मुंह लटकाए हुए चारों गुप्तचर बबूल सिंह के पास पहुंचे। क्या हुआ? क्या तुम शोणा को नहीं ला से? महाराज, बेहोश शोणा को लेकर आपके पास आ ही रहे थे। आकाश में उड़ते हुए एक विशाल पक्षी झपटा मारकर उसे शोणा को छीनकर आकाश में उड़ गया। क्या कह रहे हो? भला कोई पक्षी शोणा को उड़ाकर कैसे ले जा सकता है? हम सच कह रहे हैं महाराज, हमने अपनी आंखों से उस पक्षी को देखा है। न जाने शोणा को उड़ाकर कहाँ ले गया है। गुप्तचरों की बात सुनकर ओह, इन मूर्खों के हाथ आई बाजी असफल कर दिया। पता नहीं अब शोणा हमें मिलेगी या नहीं। सहसा उसने कुछ ध्यान आया और चौंक कर गुप्तचरों से पूछा, हमने जो पत्थर तुम्हें दिया था उस पत्थर को तुमने शोणा के शयनकक्ष से छुड़ाई हो? हाँ महाराज। यह सुनकर, शोणा तो हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन हमारे पत्थर पढ़कर राजा रूपवर्मा समझेंगे शोणा हमारी कैद में है। पत्थर पढ़कर वे युवराज करमवीर को लक्षद्वीप के राजा त्रिवेंद्रसेन के पास अवश्य भेजेंगे। त्रिवेंद्रसेन युवराज करमवीर को जीवित नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार शोणा मिली न मिली, मैं करमवीर को मजा चखा सकता हूँ। तब उसने गुप्तचरों से कहा, तुम लोग नालायकी के कारण हमें असफल होकर लौटना पड़ रहा है। तुम्हें इस बात की सजा अवश्य देंगे। गुप्तचरों के साथ बबूल सिंह अपने राज्य की ओर चल दिया। दूसरे दिन प्रातः एक दासी कांपते हाथे शोणा के कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, क्या बात है दासी, तुम्हारे चेहरा पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? महाराज, गजब हो गया। रात्रि को न जाने बाबुलपुर का राजा बबूल राजकुमारी शोणा का अपहरण करके ले गया। क्या राजा राजकुमारी शोणा का अपने कक्ष में नहीं है? नहीं महाराज, उसके शयन कक्ष में बबूल सिंह का पत्र मिला है। और जल्दी ही दासी पत्र दे दिया। पत्र पढ़ने लगा, महाराज रूपवर्मा, तुमसे हमारी बात न मानकर अच्छा नहीं किया। परिणाम स्वरूप हम राजकुमारी का अपहरण करके ले जा रहे हैं। यदि तुम शोणा को सुकुल वापस पाना चाहते हैं तो इस पर लिखी बात ध्यान से पढ़ो। कुछ वर्ष पहले हमने युद्ध में लक्षद्वीप के राजा त्रिवेंद्रसेन को परास्त किया था। तब हार स्वरूप उसने मुझे हर वर्ष कर देने का वादा किया था। पिछले 2 वर्षों से उसने मुझे कुछ भी नहीं भेजा और मैंने सुना है वह विद्रोह करने पर उतारू भी है। मैं चाहता हूँ युवराज करमवीर मेरी ओर से संदेश लेकर वहाँ जाए और राजा त्रिवेंद्रसेन से रुका हुआ कर वसूल करके लाए। यदि करमवीर कार्य कर सका तो रूपा तत्काल ही छोड़ दूंगा, वरना तड़फा तड़फा कर मार दूंगा। पत्र पढ़ने बाद और राजकुमार शोणा का अपहरण शातिर बबूल सिंह ने किया। अब क्या होगा? लक्षद्वीप का रास्ता तो बड़ा कठिन है और करमवीर वहाँ कैसे जाएगा? और तभी युवराज करमवीर अपने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, मैंने सुना है राजकुमार शोणा का अपहरण कर लिया गया है। हाँ, यह सच है। हाँ, सच है राजकुमार, कहकर रूपवर्मा बबूल सिंह का पत्र करमवीर की ओर बढ़ा दिया। करमवीर ने जल्दी ही पत्र पढ़ने के पश्चात, इसमें इतनी चिंता होने की क्या बात है? हमारा लक्षद्वीप जाऊंगा और त्रिवेंद्रसेन से कर वसूल कर लौटूंगा। तब बबूल सिंह राजकुमारी शोणा को छोड़ देगा। बेटा, यह बात इतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। अर्थात जल राशि वाले समुद्र को लांघकर लक्षद्वीप में जा सकता। सुना है समुद्र में भयानक जीव जंतु मनुष्य को जीवित ही सटक ले जाते हैं। हर समय समुद्री तूफान हवाएं चलती रहती हैं। और कुछ भी हो महाराज, मैं लक्षद्वीप अवश्य जाऊंगा। यह मेरी आन का सवाल है। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें समुद्री जहाज का इंतजाम करवा देता हूँ।
यह जहाज में बैठकर तुम समुद्र की यात्रा करना। अच्छा महाराज। दूसरी ओर बबूल सिंह अपने राज्य के जासूस जंगली तांत्रिक को बुलाया। जंजाली तांत्रिक युग करमवीर समुद्र पार में जहाज में बैठकर लक्षद्वीप की ओर रवाना होने वाला है। हम चाहते हैं तुम तांत्रिक शक्तियों से बीच समुद्र में आकंतिक करो ताकि वह आतंक में आकर करमवीर जहाज से समुद्र से कूद जाए और डूबकर मर जाए। महाराज, ये तो बीच समुद्र में तांत्रिक क्रियाएं की प्रभावशाली नहीं रह पाती, लेकिन फिर भी मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों द्वारा करमवीर को पूरी तरह आकंतिक करने की कोशिश करूंगा। और जंजाली तांत्रिक के साथ बबूल सिंह समुद्र तट की ओर चल दिया और समुद्री जहाज में बैठकर करमवीर रूपरमा से विदा ली। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और जब जहाज के बीचों बीच समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया तो तट पर बबूली तांत्रिक ने जंजाली तांत्रिक से कहा, जंजाली तांत्रिक, अब तुम अपने तंत्र मंत्रों का प्रयोग करो। जो आज्ञा महाराज। जंजाली ने तत्काल ही आंखें बंद करी और मंत्रों का उच्चारण किया और तत्काल ही कुरूप स्त्री प्रकट हुई। आज्ञा दो तांत्रिक, मुझे क्या करना है? चंचला, तुम तुरंत ही समुद्र में तैरते हुए उस जहाज के पास जाना और करमवीर को यात्रा कर रहा है वहां जाकर करमवीर को इतना आतंकित करना वह समुद्र में कूद जाए। यह सुनकर जो आज्ञा तांत्रिक, जंजाली तांत्रिक, मैं अभी करमवीर के जहाज की ओर जाती हूँ। और इतना कहकर चंचला समुद्र में कूदी और वह समुद्र में तैरती हुई बड़ी मछली को पकड़ा और उसकी पीठ पर सवार होकर बोली, मछली, जल्दी से मुझे करमवीर के जहाज के पास ले चलो। भयभीत मछली चंचला को लेकर जहाज की ओर तैरने लगी और जहाज पर खड़े करमवीर ने देखा, ओह, लहरों में अचानक उबार आ गया है। लगता है समुद्र में जल समाधि बनेगी। जहाज लहरों के थपेड़ों में बुरी तरह डगमगाने लगा। तभी मछली पर सवार चंचला वहां प्रकट हुई। ओह, यह मछली पर सवार स्त्री कौन है? करमवीर अभी सोच ही रहा था। हाँ, करमवीर मैं जहाज को मैं आकर अभी तुझे खाऊंगी। ओह, यह मेरा नाम भी जानती है। लगता है कोई मायावी स्त्री है। चंचला तेजी से जहाज की ओर बढ़ने लगी। करमवीर ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर जलदेव से स्मृति करने लगा। जल देवता, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। आपके अपने घर से दूर हुई मायावी स्त्री की रक्षा कीजिए। और तभी वह प्रार्थना कर ही रहा था कि बीच समुद्र में उसने घबरा कर आंखें खोली। चीख सुनाई दिया था। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। समुद्र में एक के साथ हाथ निकलकर मायावी स्त्री को पकड़ने लगा और जल देवता ने मेरी प्रार्थना सुन ली, बचाओ। देखते ही विशाल समुद्र में विलीन हो गया। साथ साथ चंचला भी गायब हो गई। अब लहरें भी हलचल नहीं कर रही थी, थम गई थी। जहाज हिलना डुलना भी रुक गया था। करमवीर हैरानी में डूबा हुआ जहाज पर खड़ा सोच रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, करमवीर, हम जल देवता बोल रहे हैं। तुमने हमारी समर्थी की, चूँकि तुम रानी स्वर्णा की जान बचाने के वाले नेक कार्य को पूरा करने के लिए लक्षद्वीप के राजा तिमिरसेन के पास जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आगे तुम्हारी यात्रा में निर्विघ्न पूरी होगी। हमारे आदेश पर न समुद्र की लहरें सताएंगी और न ही समुद्र के जीव जंतु तुम्हें परेशान करेंगे। धन्यवाद जल देवता। और करमवीर के जहाज आगे बढ़ाने लगा। लगता है मायावी स्त्री को राजा बबूल सिंह ने मुझे आकंतिक करने के लिए भेजा था। कई दिन यात्रा के पश्चात लक्षद्वीप पर उतरा। राजा तिमिरसेन
के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? तुमने इस द्वीप पर उतरने की हिम्मत कैसी की? भाइयों, मैं राजा तमिरसेन से मिलना चाहता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। जब राजा की उसे पकड़कर सैनिक तमिरसेन के दरबार में ले आए तो दरबार में की शानो शौकत देखकर करमवीर दंग रह गया। दरबार में ऐसी शानो शौकत तो ऐसे राजमहल की शान शौकत कैसे होगी? समझ में नहीं आ रहा कि इतने वैभवशाली राजा ने बबूल सिंह ने कैसे हराया होगा। और हैरान विचारों और देख रहा था कि तमिलसेन ने कड़क कर उससे पूछा, कौन हो तुम? राजन, मैं बबूल सिंह का दूत हूँ और संदेश देने आपके पास आया हूँ। कौन बबूल सिंह? हूँ किसी बबूल सिंह को नहीं जानते। राजन, वही बबूल सिंह जो पिछले वर्ष आपसे युद्ध में आपको हराया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपने हर वर्ष उसे कर देने का वादा किया था। आपने 2 वर्ष से वह कर नहीं भेजा। मैं उसी की रुकी हुई किस्त लेने आया हूँ। क्या बक रहे हो? भला कौन हरा सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अजनबी। महाराज, मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन कर की किस्तों को देने का सवाल पर शायद आपका दिमाग अवश्य बोरा गया है। आप राजा बबूल सिंह के नाम को भी नहीं पहचानते। यह सुनकर राजा तमिलसेन सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस सिरफरे को पकड़ लो और मौत के घाट उतार दो। तभी आज्ञा पाकर सैनिक करमवीर की ओर आगे बढ़े। रोको सैनिकों, रोको। मित्र सागर देवता, तुम इस समय यहाँ? सागर देवता के आदेश पाकर सैनिक जहाँ के तहाँ रुक गए। तब सागर देवता ने तमिलसेन के पास पहुँचे और बोले, मित्र तमिलसेन, यह युवक निर्दोष है, इसे मृत्युदंड न दो। छिछोरिया राजा बबूल सिंह ने इसके नाम जाल में फंसाकर यहाँ भेजा है। क्या मतलब? तो सुनो बबूल सिंह, इस युवक ने करमवीर की पत्नी श्रोणा से विवाह करना चाहता था। मौका पाकर अपने गुप्तचर द्वारा उसने सोती हुई श्रोणा का अपहरण करवा लिया। गुप्तचरों ने सब श्रोणा का लेकर राजमहल से निकले तो एक पक्षी उड़ता हुआ आया और श्रोणा को पंजों में दबाकर उड़ा कर ले गया। सागर देवता, आप क्या कह रहे हैं? श्रोणा बबूल सिंह के कब्जे में नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ करमवीर, वह सच कह रहा हूँ। श्रोणा इस समय हरित घाटी में बनी गुफा में रहने वाले नर पक्षी की कैद में है। लेकिन उस पक्षी ने श्रोणा को क्यों कैद किया हुआ है? श्रोणा उस नर पक्षी की कैद में है जो अनगिनत राजकुमारी हो कैदी हैं। वह नर पक्षी रात के समय गुफा से निकलता है और सुंदर राजकुमारी को अपने पंजे में उठाकर गुफा में लाकर कैद कर देता है। फिर एक एक करके राजकुमारी का खून पीता है। श्रोणा को भी इसलिए कैद कर रखा है। ओह! करमवीर बबूल सिंह को यहाँ भेजकर तमिलसेन के आते हो मरवाना चाहता था और अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता यदि मैं पुनः यहाँ आकर उसे ना बचाता। सागर देवता, आपका भारी हूँ। तब तमिलसेन की समझ में सारी बात आ गई और वह करमवीर से बोला, करमवीर, बबूल सिंह ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हमें तुम्हारे साथ सहानुभूति है। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। जाओ, यहाँ से जाकर अपनी पत्नी श्रोणा करो, नर पक्षी से रक्षा करो। महाराज, अब यह असंभव है। मैं हरित घाटी कैसे जाऊँगा? क्या पता। जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ, नर पक्षी श्रोणा का खून पी चुका हो। करमवीर, तुम निराश न हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम अपना उड़ने वाला घोड़ा तुम्हें देते हैं। तुम उसकी पीठ पर बैठ जाना और क्षण भर में ही तुम्हें हरित घाटी पहुंचा देगा। साथ साथ तुम्हें वैसे ही करामाती तलवार भी देंगे जिसके एक बार में नर पक्षी मौत के घाट उतार जाएगा। और तमिलसेन ने उसे अपनी करामाती तलवार दी। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से रात्रि होने पर तुम हरित घाटी की ओर जाना। रात्रि में नर पक्षी की गुफा में राजकुमारी को कैद करके वह अपने शिकार की खोज में जाता है। उसकी अनुपस्थिति में तुम गुफा के द्वार के पीछे छुपकर बैठ जाना। जैसे ही अपने शिकार के साथ नर पक्षी गुफा में प्रवेश करें,
तुम तलवार से मौत की घाट उतार देना। रात्रि होने पर कर्मवीर लक्षद्वीप में ही रुका। रात्रि होने पर राजा तमिलसेन ने उसे उड़ने वाला घोड़ा दिया। कर्मवीर, इसकी पीठ पर बैठ जाओ, यह तुम्हें हरित घाटी की बनी गुफा के बाहर ले जाएगा। कर्मवीर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। तब घोड़ा उसे लेकर आकाश में उड़ गया। जल्द ही घोड़ा हरित घाटी में गुफा के बाहर उतरा। यही वह गुफा है जिसमें मेरी स्वर्णा कैद है। उसने बलपूर्वक गुफा का द्वार पर लगे पत्थर को सरकाया और तुरंत तत्पश्चात गुफा के द्वार पर खड़ा होकर पुकारा, गुफा में जितनी राजकुमारी हैं सब बाहर आ जाओ, तुम लोग नर पक्षी की कैद से छुड़ाने आया हूँ। कर्मवीर की आवाज़ गुफा में गूंज उठी और अगले ही पल सहमी हुई राजकुमारी गुफा से बाहर निकलना शुरू किया। कर्मवीर ने ध्यान से एक एक को ध्यान से देखने लगा। सबसे अंत में वह रही स्वर्णा, कैसी हल्दी की तरह पीली हो पड़ गई है। कर्मवीर उत्साह से भरकर पुकारा, स्वर्णा। अपना नाम सुनकर स्वर्णा तेजी से गर्दन उठाई। स्वामी आप? स्वर्णा दौड़कर कर्मवीर की छाती से लगी और रोने लगी। तब कर्मवीर ने उसे दिलासा दी, स्वर्णा रो नहीं, मैं आ गया हूँ। अब तुम नर पक्षी की मौत की घाट उतार दूंगा। सभी राजकुमारी को साथ लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। अच्छा स्वामी। स्वर्णा जल्दी ही सभी राजकुमारियों के साथ लेकर वहाँ से दूर चली गई। तत्पश्चात गुफा का द्वार के पास छिपकर नर पक्षी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद सामने नर पक्षी उड़ा चला आ रहा है, मुझे सिर्फ सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे ही पक्षी गुफा में प्रवेश करना चाहा, विशालकाय पक्षी दर्द से कर्रा उठा और पंजे में दबी राजकुमारी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कर्मवीर ने उसे दूसरा पंख प्रवार किया और भयानक चित्कार करते हुए नर पक्षी के प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वह पृथ्वी पर पड़ी राजकुमारी के पास गया। तुम किस देश की राजकुमारी हो? मैं बबलपुर के राजा बबलू सिंह की बहन राजकुमारी कल्पना हूँ। यह नर पक्षी मुझे मेरे शयनकक्ष से उठा लाया। इतना कहकर कल्पना रोने लगी। यह देखकर राजकुमारी कल्पना चुप हो जाओ, नर पक्षी का आतंक अब समाप्त हो चुका है। डरो नहीं, मैं तुम्हें सकुशल तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूंगा। और अब कल्पना के साथ लेकर कर्मवीर उस स्थान पर पहुंचा जहां अन्य राजकुमारियां थीं। उसने सभी राजकुमारी से कहा, नर पक्षी को मैंने मौत की घाट उतार दिया है। तुम लोग स्वतंत्र हो, तुम अपने अपने राज्य वापस जा सकती हो। तब कर्मवीर का धन्यवाद कर सभी राजकुमारियां अपने अपने राज्य की ओर चली गई। तब कर्मवीर ने स्वर्णा और कल्पना से बोला, तुम दोनों मेरे साथ घोड़े पर बैठो जाओ। और तीनों घोड़े पर बैठ गए। तब घोड़ा उन्हें लेकर सुबोध नगर की ओर उड़ चला। जल्दी सुबोध नगर में पहुंचे। मेरी बच्ची स्वर्णा। तभी कर्मवीर ने विस्तारपूर्वक सारी बात बताई। दूसरे दिन राजा रूपवर्मा अपने दूत को बुलाया और बबुल सिंह के पास भेजा। राजन, मैं अपनी बहन कल्पना हमारे राजमहल से कुशलतापूर्वक है। राजकुमारी स्वर्णा के साथ युवराज कर्मवीर अपनी बहन को भी नर पक्षी की कैद से छुड़ा कर लाया क्या? बबुल सिंह ने तत्काल दूत से साथ सुबोध नगर पहुंचा और कर्मवीर से क्षमा मांगता हुआ बोला, कर्मवीर मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी पर बुरी नज़र डाली। तुम मेरी बहन को मौत के मुंह से निकाल कर लाए हो। राजा बबूल सिंह, मुझे खुशी है कि आप अपनी गलती का एहसास हो गया। और बबूल सिंह राजकुमारी कल्पना के साथ वापस बाबुलपुर लौट गया और बड़ी धूमधाम के साथ राजा स्वर्णा ने राजकुमारी स्वर्णा को कर्मवीर के साथ विदा किया। समाप्त दोस्तों।